morning everybody, myself Ajarishan and I will today discuss the optimal physics pattern for you. The topic that we are going to discuss is friction. तो आज हम optimal physics के एक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक है यहाँ पे फ्रिक्शन का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और इस ब्लॉक पे आप हॉरिजॉन्टली एक फोर्स F लगा रहे हैं और हम देखते हैं कि इसमें फ्रिक्शन किस तरीके से चेंज करेगा, इस ब्लॉक पे क्या होगा, कैसे ये मूव करेगा, तो इसकी एनालिसिस हमें करनी है। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जब आप ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो स्टार्टिंग में मूव नहीं करेगा, फिर एकदम से झटके के साथ ही स्टार्ट होगा। आप ऐसे फील करने वाले किसी चीज़ को आप मूव कराते हैं तो शुरू में यहाँ एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए मैं इस मार्कर को मूव कराना चाहता हूँ, एक मार्कर ले लेते हैं, मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये सरफेस है, इसको मैं मूव कराना चाहता हूँ। तो इनिशियली मैं फोर्स धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो ये मूव नहीं करता, फिर आप देखेंगे झटके के साथ ये मूव करना स्टार्ट होती है। स्पीड है, शुरू में ये मूव नहीं करता, मैं फोर्स बढ़ा रहा एक सर्टेन मोमेंट के बाद ये मूव करना स्टार्ट। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिफरेंट बॉडीज पे, डिफरेंट सर्फेसेस पे, उनको एनालिसिस किया गया, उनका कंपैरिजन किया गया, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला में डिराइव किया गया कि इन सब में कॉमन क्या है। तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आया कि स्टार्टिंग में बॉडी मूव नहीं करती है, तो जो फ्रिक्शन है बॉडी मूव नहीं करती, इसका मतलब नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है, इसका मतलब फ्रिक्शन और जो अप्लाइड फोर्स है मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा, डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। तो अगर हम फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और फोर्स के बीच का ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ओरिजिनल फोर्स और फ्रिक्शन इक्वल आएगी, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप 45 डिग्री होगा। उसके बाद एक झटका लगेगा, इसमें इसको मैं किंग बोलता हूँ, देयर इज अ किंग, और एक झटके के साथ ये मोशन स्टार्ट होगा और उस झटके के बाद जो फ्रिक्शन है वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिफरेंट बॉडीज पे, डिफरेंट सर्फेसेस पे, फोर्सेस और फ्रिक्शन का वेरिएशन देखा गया। तो उन सब में ये चीज़ कॉमन आई, ये पैटर्न कॉमन मिला कि जब भी आप किसी बॉडी को मूव करते हैं किसी सर्फेस पे तो उसके और सर्फेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो किस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स के साथ वेरी करता है, दैट इज पैटर्न ऑफ दैट पार्टिकुलर वेरिएशन। यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जब तक फोर्स जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में होगा, यहाँ तक होगा, तब तक कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, और रिलेटिव मोशन नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ तक तो फोर्स लगेगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब तक फोर्स जीरो से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में है। लेकिन जैसे ही फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो वैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट होगा इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। सो दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से हम एनालिसिस देख सकते हैं कि फोर्स अगर जीरो से लिमिटिंग के बीच में होगा देयर विल बी नो स्लिपिंग, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, और अगर फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा होगा तो तभी मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक होगा। तो ये इसके एनालिसिस से देखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किए गए कि इनका वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है आपका म्यू लिमिटिंग यूनिट। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि फ्रिक्शन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और जो सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये होता है म्यू लिमिटिंग इक्विवेलेंट। सेकंड है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये होता है आपका म्यू काइनेटिक इक्विवेलेंट। थर्ड इज जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो से लेकर लिमिटिंग के बीच में लाई करता है, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एफ एस यहाँ पे है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ ए हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एफ एल इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इन अ वे हम कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको हम तीन तरीके से, वैसे तो दो ही होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सो टोटल वी हैव थ्री थिंग्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू लिमिटिंग इनटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू काइनेटिक इनटू एन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन लाइज बिटवीन जीरो एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये तीनों केसेस इसमें ये इसकी एनालिसिस होगी। यहाँ पे म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक इसमें छोटी सी बात है, वो था लिमिटलेस एंड डायमेंशनलेस, और म्यू जनरली म्यू के से ज़्यादा होता है। एक चीज़ और है, लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक से ज़्यादा, काइनेटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा। तो ये इसके बारे में कुछ एनालिसिस होगी कि इनके बारे में क्या एनालिसिस आप कर सकते हैं।
तो ये आपने देखा ये पूरा एक पैटर्न है फ्रिक्शन के टॉपिक का, एक छोटा सा पैटर्न है। इस पैटर्न पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि भाई कुछ भी आए इसके एलिमिनेशन बहुत से पॉसिबल है, बट बेसिक पैटर्न यही है कि फ्रिक्शन में लिमिटिंग, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन आपको फाइंड करना होता है डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिनेरियोज में। इसी पे क्वेश्चन आते हैं। आइए क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। मान लीजिए ग्लोब दिया हुआ है 50 kg का, म्यू लिमिटिंग 0.4, म्यू बाय रेडियस 0.2, सरफेस स्टेशनरी है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको फाइंड करने हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑप्टिमल फिजिक्स में पैटर्न के साथ में क्वेश्चन अटैच करके चलेंगे ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। पहला क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है कि 50 kg ब्लॉक है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है नहीं, तो इस पर ग्रेविटी लगेगा 500 नीचे, मूव नहीं करा तो नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि कंपेंसेट करना होगा 500 ऊपर लगेगा। एक्सेलरेशन मान लीजिए y इज इक्वल टू 0। तो सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा नेट फोर्स n माइनस 500, एक्सेलरेशन 0 to 0, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका 500। सेकंड क्वेश्चन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हमने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू लिमिटिंग इनटू n, तो म्यू लिमिटिंग यहाँ पे 0.4 है, नॉर्मल रिएक्शन 500 है। आप सोल्व करेंगे 200 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू बाय रेडियस इनटू n, म्यू बाय रेडियस इज 0.2 इनटू 500, सॉल्व करेंगे आपको 100 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके लिमिटिंग के बीच में लाई करता है, मतलब 0 से लेके और 200 मीटर के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा डायमेंशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो फोर्स ही, और हमें पता है फोर्स का डायमेंशन होता है m1 सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन की फ्रिक्शन है डायमेंशन m1 तो ये आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट क्या है ऑप्टिमल फिजिक्स का कि पैटर्न्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक में पैटर्न्स हैं। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से ना पढ़ती पैटर्न वाइज स्टडी करेंगे कि ये पार्टिकुलर कोई चैप्टर है। मान लीजिए फ्रिक्शन का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मान लीजिए फ्रिक्शन में 4 टॉपिक्स हैं, उन 4 टॉपिक्स में मान लीजिए 10 पैटर्न्स हैं, तो हम चैप्टर को पैटर्न वाइज स्टडी करेंगे और उसके साथ ही उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको साथ में हम करते चलेंगे ताकि आपको अप्लाई करना आता है कि जो आप सीख रहे हैं वो जो क्वेश्चन आते हैं उनके बीच का गैप आप फिल कर पाएँ और अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ और बेटर रिजल्ट आप ला पाएँ। एक्चुअली होता है ये कि हम पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड सिस्टम एक सर्टेन एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है, हम अंदर से डेवलप हो रहे हैं। आपने फील किया होगा जब आप पढ़ते हैं तो बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर के सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन उस अकेली इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट नहीं, जो पैटर्न इन्फॉर्मेशन है, जब तक वो पैटर्न इन्फॉर्मेशन आपके माइंड सिस्टम में नहीं जाएगी तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें फ्रिक्शन से रिलेटेड ये सबको पता है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती है, लेकिन इनका एक पैटर्न है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना, काइनेटिक इतना, स्टैटिक इतना, ये इसके वेरिएशंस। तो ये जब तक आप पैटर्न बना के नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे। और यदि आपने पैटर्न बना के पढ़ा है तो ये पैटर्न आपके पहले तो ब्रेन में बनेगा, फिर ब्रेन से माइंड में ट्रांसफर होगा। माइंड के भी 3 लेवल, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। तो जब अनकॉन्शियस लेवल में आपकी पैटर्न स्टोर हो जाएगा, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो रिटेन करते हैं आप अनकॉन्शियस माइंड से, और ये जो रिटेंशन प्रोसेस है अनकॉन्शियस माइंड से ब्रेन तक पैटर्न रिटेन करने का, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे सफर करते हैं। आप अपने आप से पूछेंगे, जब आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगी क्या आपने पढ़ा था, दोबारा आप उस क्वेश्चन को करते हैं, सो यू कैन फील कि कितना अंदर से डिफिकल्टी सी आपको फील होती, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, यू फील लो फीलिंग्स। इट इज़ बिकॉज ब्रेन एंड माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन में जब हम रिटेन करते हैं तो हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की जरूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी जब बढ़ेगा तो आपका ब्रेन उसमें फ्लाइट मोड एक्टिव करेगा, आपको अजीब सा लगेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यू आर मेड टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल के परे जब आप सोचेंगे तो ब्रेन पहली चीज़ उसका अपोज करेगा, हर उस चीज़ का अपोज करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछना बहुत आसान होता है, आंसर देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं अपने कंफर्ट जोन से पूछते हैं, आपको ब्रेन में का फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाना पड़ता, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट। बट जब आप आंसर देते हैं तो आपको दूसरे व्यक्ति ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना पड़ता है, अपने कह सकते हैं माइंड ब्रेन सिस्टम को पूरा रैक करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने पड़ते हैं, एनर्जी कंज्यूम होता है। तो उसमें इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है, क्योंकि ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ता है, तो एनर्जी आपके सिस्टम से बाहर चली जाती है और ब्रेन उसका अपोज करता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। तो प्रिपरेशन खाली इट्स नॉट कि आपने बैठे आपने स्टडी करना स्टार्ट किया, जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बेसिकली जो ब्रेन वेव्स के मॉड्यूलेशंस हैं, जो जब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, रिटेन करने की कोशिश करेंगे अनकॉन्शियस माइंड से, तो बहुत इट्स अ वेरी पेनफुल टाइप ऑफ प्रोसेस, जिसको आप धीरे 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 सीख सकते हैं, ग्रेजुअल लर्निंग से सीख सकते हैं। सो अल्टीमेटली
The key to crack competitive exam is the coordination between mind and the three layers of the brain. Brain and the three layers of the mind. Excuse me for that. And if you know that coordination, then it is very easy to crack the exam. And if you are unable to coordinate mind and the brain, then you will suffer from negativity, anxiety during testing, and all those negative vibes. So game here is of retention of information, retention of neural patterns from your unconscious mind, and its implementation in the brain and its use of that in solving the multiple question. So optimal physics is all designed with psychological patterns which are just to optimize your time and energy so that you can escape the flight mode of the mind and you don't need to be trap yourself in the flight and fight mode of the brain. You just bypass all those mechanisms, learn the neural patterns, revise them again and again, and crack your exams. Thank you and have a nice day.